हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल वैम्पेक्स में। और वैम्पेक्स डेली एमसीक्यू सीरीज़ को चला रहा है और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो या यूपीएससी एग्ज़ाम हो या स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो या डिफेंस का हो। फ्रेंड्स, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये यूज़फुल होने वाले हैं और इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये बहुत वेल रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग रेगुलर इन क्लासेस को फॉलो करो, क्योंकि हम लोग AIR से, PIB से, इंडियन एक्सप्रेस से और द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर से और न्यूज़ सोर्सेज से हम लोग इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, ताकि हमारे पास ऑथेंटिक डेटा है, ऑथेंटिक कोई भी क्वेश्चंस हो और आप लोगों के पास एकदम सबसे पहले हम लोग MCQ क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग बस रेगुलर इसको फॉलो करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी क्लास देखें। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, IEA सभी के लिए एक सुरक्षित और स्थायी ऊर्जा के भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा कथन है, IEA सचिवालय का कार्यकारी निदेशक डॉक्टर फतेह विरोल हैं। कथन 3, IEA 93 सदस्य देशों और 8 संघ देशों से बना है। आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग आंसर दीजिए और 5 सेकेंड्स का टाइम आप लोगों के पास बचा है। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। तो इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी जो हमने पीछे पढ़ा वो कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो अगर हम देखें तो अभी हाल ही में भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों के साथ भागीदारी तंत्र पर हस्ताक्षर किया है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पेरिस आधारित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ढांचे को बनाने के लिए की गई थी। और देखिए 1993 में तेल संकट आया था, उसी के मद्देनज़र यानी उसकी परेशानियों को देखते हुए इस संगठन की स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें इसके सदस्य देशों की तो IEA के 30 सदस्य देश हैं और 8 संघ देशों से ये मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व आर्थिक फोरम संवाद आयोजित किया जाता है। तो आप लोग पास ऑप्शंस हैं, टाइम है 6 सेकंड का, जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो बताइए दावोस है या पेरिस है या हैग, इनमें से किस में ये आयोजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दावोस, क्योंकि देखिए 28 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक फोरम दावोस संवाद को संबोधित किया था। ओके, और इसमें उद्योग जगत के 400 से अधिक नेताओं के सत्र में चौथी औद्योगिक क्रांति, मानवता की भलाई के लिए औद्योगिक प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। विषय का क्या नाम था? मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। समझ गया? मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो ये विश्व आर्थिक मंच है जो कि सार्वजनिक और निजी सहयोग से काम करता है और इसमें क्षेत्रीय, राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल किया जाता है। यानी विभिन्न क्षेत्र से
और विभिन्न एजेंडे को शामिल किया जाता है ताकि यह एक बेहतर रूप से काम कर सके। और ये 1971 में एक नॉन फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के रूप में स्थापित हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और ये संगठन पूरी तरीके से स्वतंत्र है और निष्पक्ष होता है, यानी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या किसी भी राष्ट्रीय संगठन या सरकार का इस पर कोई दबाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के लिए निम्नलिखित में से किस देश को चुना गया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। चलिए, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत को चुना गया है। हाल ही में भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बने रहने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के निर्णय का स्वागत किया है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चंस है, आज चर्चे में रहा है। और अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ओके। और WHO का जो संविधान है वो इस एजेंसी की संरचना और सिद्धांतों के बारे में बताता है। और WHO का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए उच्चतम संभावित स्तर के सभी लोगों द्वारा प्राप्ति के रूप में पहुंच को बनाना है। ठीक है, पहुंच को बनाना। और अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसके लिए WHO ने बहुत सारी पहल करी है और विश्व स्तर पर इसने सारे देश की सरकारों को अलर्ट भी किया और बहुत सारी गाइडलाइंस भी जारी करी थी। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसमें 6 अर्ध स्वायत्त केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय और दुनिया भर में 150 फील्ड कार्यालय हैं इसके। और दिल्ली में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश हैं। 19 मई 2020 को भारत को 93 विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 3 साल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया था। और किसे चुना गया था भारत की तरफ से? हर्षवर्धन जी को, जिन्होंने 22 मई को इस पद को संभाला था। 4th क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस संकट से हुई आलोचना के कारण इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है आप लोगों के पास। 6 सेकंड का टाइम है। फ्रेंड्स, देखिए, हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है और उसका ये है लिंक। आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी PDFs मैं डालूँ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है इटली। इटली के प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस नहीं संभाल पाने के कारण, कोरोना वायरस के कारण वहाँ जो आर्थिक संकट आया था उसके कारण इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उनकी काफ़ी आलोचना की गई इटली में, जिसके कारण उनकी गठबंधन की सरकार गिर गई है और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और इटली एक लंबे भूमध्य तट के साथ एक यूरोपीय देश है। और यूरोप की अगर हम बात करें तो यूनान के बाद इटली दूसरा सबसे बड़ा देश है यूरोप का। और इसकी राजधानी रोम है। और यह वेटिकन के साथ साथ ऐतिहासिक कला और प्राचीन खंडहरों का घर भी है। ये इसकी विशेषता है कि यहाँ पर ऐतिहासिक कला बहुतायत मात्रा में मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा प्रगति का 35वां संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने 27 जनवरी को प्रगति के 35वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। दूसरा कथन है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमल इनकम्प्लीटनेस के लिए ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। आप लोगों के पास ऑप्शन है और 4 सेकंड का टाइम है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा सही है, क्योंकि रमेश पोखरियाल जी की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी को केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए प्रगति के 35वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की थी। हमने ऑप्शन में पोखरियाल जी का नाम पढ़ा, लेकिन किसने अध्यक्षता की? नरेंद्र मोदी जी ने। और इसमें केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों का सहयोग शामिल था, और ये एक प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए आधारित एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। और इस बैठक में संयुक्त रूप से 9 परियोजनाओं और 10 एजेंडे को शामिल किया गया था, और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। और प्रगति का अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य परियोजना कार्यान्वयन, परियोजना की निगरानी और शिकायतों का सुधार करना है। और प्रगति त्रिस्तरीय प्रणाली है। इसमें पहले स्तर पे PMO है, दूसरे में केंद्र सरकार के सचिव, और तीसरे में राज्यों के मुख्य सचिव हैं जो कि शामिल होते हैं। और प्रगति प्लेटफॉर्म विशिष्ट 3 नवीन तकनीकों को बंडल करता है। किन किन नए तकनीकों को जोड़ता है? डिजिटल डेटा प्रबंधन, दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भूस्थानिक तकनीकों को, इन तीनों को एक साथ पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे धनीपुर मस्जिद परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य पर स्थित है? तो आप लोगों के सामने हैं ऑप्शंस, और टाइम आप लोगों का शुरू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बताइए जल्दी जल्दी, कि कर्नाटका में है या उत्तर प्रदेश में है या पश्चिम बंगाल में है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये बना है, क्योंकि हाल ही में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित धनीपुर गांव में गणतंत्र दिवस पर इस मस्जिद का शिलान्यास रखा गया है। ठीक है, और इस मस्जिद का निर्माण इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के देखरेख में किया जा रहा है। इस फाउंडेशन का नाम याद रखने वाला है कि इसका निर्माण किसकी देखरेख में हो रहा है? इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के देखरेख में। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि शीर्षक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धनीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन आवंटित किया गया था इस मस्जिद के लिए। तो आप लोगों को पता ही होगा बाबरी मस्जिद विध्वंस क्या था, और इसके लिए ही हमारे देश में 2020 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। अगर हम बात करें बाबरी मस्जिद की, तो इसका इतिहास 1527 का है, कि 1527 को इसकी नींव रखी गई थी यहाँ पर, और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था, यानी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, जिसकी वजह से
वहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा और हिंसक रैलियों का सामना करना पड़ा था। और धनीपुर मस्जिद परियोजना के 3 भाग हैं। पहला भाग है कि एक मस्जिद जो आधुनिक डिज़ाइन पर आधारित है। ये जो पूरा का पूरा मस्जिद है, आप लोग देखिए, ये देखिए पूरा आधुनिक डिज़ाइन है ये, ठीक है। दूसरा, यह एक बहुविशेषता जिसमें 200 बेड, अस्पताल और सामुदायिक रसोई होगा इसमें। और तीसरा, ये एक इंडो इस्लामिक कल्चर रिसर्च सेंटर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है कि 14 अक्टूबर 2003 को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी। और कथन 2 है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जिसकी जिम्मेदारी प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करना है। ऑप्शंस हैं और आप लोगों के पास 8 सेकंड का टाइम है। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और यहाँ पर हम लोगों ने, मैं पहले भी बताया था कि टेलीग्राम ग्रुप को याद से ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों को क्लास की पीडीएफ्स इजीली मिल जाएं। तो ऑप्शन सी सही है कि कथन 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक अध्ययन में कहा है कि डेटा गोपनीयता गैर मूल्य प्रतियोगिता का रूप ले सकता है और प्रभुत्व का दुरुपयोग गोपनीयता संरक्षण को कम कर सकता है। समझ गया। और सीसीआई ने, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उल्लेख किया है कि डिजिटल संचार बाजार में प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में डेटा का एक पहलू उपभोक्ता गोपनीयता की सुरक्षा करना और अनुमति देने के बीच एक संघर्ष है। ओके, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? ये एक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत के एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है और इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि बाजार उपभोक्ता के हित का साधन बनाया जा सके। अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सृजन और इस संदर्भ में सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए ये निकाय काम करती है। और इसका जो मुख्य कार्य है, 13 जनवरी 2003 को जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था उसको लागू करना है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस चीज़ को याद रखना कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब लाया गया था? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में भारत रत्न के संदर्भ में क्या सही है? इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। या ऑप्शन बी, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। या ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये देखिए, ये गोविंद बल्लभ पंत जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और भारत के चौथे गृह मंत्री। ओके, तो हाल ही में भारत रत्न श्री गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा को पंडित मार्ग नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया है। और हम बात करें भारत रत्न का, तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। और इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल क्षेत्र को शामिल किया जाता है। जो इसमें विशिष्ट योगदान देता है उसको
भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। अगर हम बात करें पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की, तो वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे और वे उत्तर प्रदेश के, जैसे कि मैंने अभी बताया था, प्रथम मुख्यमंत्री थे और चौथे भारत के गृह मंत्री भी रहे और 1957 में इनको भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पीआईबी से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो कथन 1 है कि आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति एक सुसंगत और एकीकृत आर्थिक नीति को विकसित करने के लिए आर्थिक रुझानों, समस्याओं और संभावनाओं की समीक्षा करने के लिए गठन किया गया है। और कथन 2, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन को मंजूरी दी है। तो इसी वजह से ये जो न्यूज़ है वो चर्चे में है आजकल। तो कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य 335 रुपये निश्चित की गई है। कितना? 335 रुपये। और यहाँ हमें पता चल जाता है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। और यह मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आधारित है पूरी तरह। और हम आगे इसके लिए बात करें तो केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का गठन कुछ वर्ष पहले किया था और यह समिति संविधान के अतिरिक्त एक निकाय है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में संविधान में चर्चा की गई है, ये संविधान के अलावा इसका गठन किया गया है और इसकी चर्चा रूल ऑफ बिजनेस में देखने को मिलती है। और ये जो संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 77 क्लोज 3 के अंतर्गत इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की गई है, क्योंकि यह आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यापार को अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बना सकता है। और इसी के मद्देनजर राष्ट्रपति ने इस समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार 2021 में निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेंडर को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी दिया था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो जिसने भी फॉलो किया होगा वो फटाफट आंसर दे देगा। बताइए किसको इस बार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय से बिलोंग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मंजमा जोगती। ये जोगती है, ठीक है, जोगाती नहीं है, जोगती है। तो 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची में ये कर्नाटका के एक ट्रांसजेंडर शामिल हैं जिन्होंने ग्रामीण लोक कथाओं, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के लोक कथाओं को इन्होंने बहुत लोकप्रिय बनाया है स्थानीय स्तर पर। और मंजमा जोगती को कई सामाजिक प्रयासों और वित्तीय संघर्ष के बाद ये पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है। और 2021 में अगर हम बात करें पद्मश्री अवार्ड के आवंटन की, तो 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इन्वायरमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इन्वायरमेंट को पेरिस में 28 जनवरी को लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है कि इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाले कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाना है। ऑप्शंस आप लोग के सामने हैं। 5 सेकंड्स का टाइम है, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन सही था। हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री सुश्री बारबरा पॉम्पली ने दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष, जिसे इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं, उसको लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है, ये भी याद रखने वाला है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है हमारे देश के, देखिए प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। इन्होंने मिलके इसको लॉन्च किया है और इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना है और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाले कार्रवाई या फिर किसी भी तरह की नई पहल को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य माना गया। ओके, वर्ष 2021 और 22 तक आयोजित होने वाला, ये 2022 तक आयोजित होगा और यह भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष मुख्य रूप से इन 5 विषयों को केंद्रित करता है। कौन से 5 विषय शामिल हैं इसमें, ये देखिए, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, स्तर शहरी विकास और नवीकरण ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 28 जनवरी को निम्नलिखित में से किसने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए सही है या बी है या सी, फटाफट आप लोग बताइए। ये PIB से कलेक्ट किया है हमने, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। ये किसके अंतर्गत काम करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है। ओके, और इसने 28 जनवरी को अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक 1995 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। किसके रूप में, एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे NCAVESS इंडिया फॉर्म 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो NCAVES इंडिया फॉर्म 2021 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया। यह इसका पूरा नाम प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिक तंत्र सेवा का मूल्यांकन होता है। या तीसरा कथन कि इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के सहयोग से किया जाता है। तो आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, बताइए कि इसका पूरा नाम क्या है। क्या इसका पूरा नाम प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन है? तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन डी, यानी हमने पीछे जो 3 कथन पढ़े थे वो तीनों ही कथन सही हैं। और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्चुअल रूप से NCABES इंडिया फॉर्म 2021 का 28 जनवरी को समापन हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक पूंजी लेखा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रस्तुत करना है और भारत में NCA के लिए उभरते अवसरों को प्राथमिकता देना है और NCA के क्षेत्र में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए काम के साथ हितधारकों को परिचित कराना है। ठीक, इसमें 3 ये अगर हम मोटे मोटे तौर पर कहें तो भारत की उपलब्धियों को ये दर्शाता है और ये जितने भी एजेंसी काम करते हैं उनके लिए हितधारकों को परिचित कराता है, प्रस्तुत करता है अपनी रिपोर्ट को और इसके बारे में आम जनता को, हितधारकों को परिचित करवाता है। 14th क्वेश्चन है कि वित्तीय वार्षिक विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाए जाने के लिए चिन्हित किया गया है? जल्दी जल्दी आंसर दो आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर है 30 जनवरी, ऑप्शन डी सही है कि 30 जनवरी 2021 को विश्व के सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच दुखदाई उष्णकटिबंधीय बीमारियों को समाप्त करने के लिए वैश्विक समुदाय की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस को चिन्हित किया गया 30 जनवरी को। ओके, और इसमें पाया गया है कि दुनिया भर में 5 में से 1 लोग NTD से प्रभावित हैं और भारत इसमें से प्रमुख उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों के 11वें दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। पहले नहीं था और इस बार दर्ज किया गया है कि भारत दुनिया का इसमें शामिल होने वाला 11वां देश है और इसमें यह भी है कि 2030 तक NTD रोगों को खत्म करने का उद्देश्य भी रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे कपड़ा समिति के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन ए, कपड़ा समिति की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। ऑप्शन बी, यह कपड़ा मंत्रालय के अधीन एक संविधिक निकाय है। ऑप्शन सी, यह घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए सभी कपड़ा और वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। या ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर बताइए। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है तो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए बस, जब तक आप लोग अपना अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर करते रहिए।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ, आप लोगों को काफ़ी टाइम मिल गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी जितने भी ऑप्शंस हमने पीछे बात करी वो सारे ही करेक्ट हैं। ओके, समझ गया कि अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के तहत कपड़ा समिति और मेमर्स निसेनकेन क्वालिटी इवोल्यूशन सेंटर जापान के बीच एक औपचारिक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। किस पर? यानी भारत और जापान के बीच में कपड़ा समिति और कपड़े की क्वालिटी को लेकर एक औपचारिक हस्ताक्षर किया गया है। और इस MOU का क्या उद्देश्य है? देखिए कि कपड़ों का परीक्षण करना, निरीक्षण करना और अनुरूपता मूल्यांकन और उसके बारे में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना। ओके, अनुसंधान और विकास और परामर्श के माध्यम से जापानी खरीदारों की आवश्यकता के अनुसार उसके लिए कपड़ों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, इस कपड़ा समिति की स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी और ये एक संसद अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई थी और ये एक संवैधानिक निकाय है जो घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए सभी कपड़ा और वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने वाला एक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2021 का थीम सीमा शुल्क वसूली, नवीकरण और स्थायी आपूर्ति श्रृंखला के लिए लचीलापन है। दूसरा कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शंस बताइए कि ऑप्शंस ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी कि कोई भी सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही था कि हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2021 मनाया। कब मनाया? अभी इसके बारे में आगे बताऊंगी कि इस साल इसका थीम सीमा शुल्क वसूली, स्थायी आपूर्ति श्रृंखला के लिए नवीकरण और लचीलापन था। ठीक है, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। ओके, 26 जनवरी को मनाया गया और 26 जनवरी 1953 को सीमा शुल्क सहयोग परिषद ने ब्रसेल्स में अपने उद्घाटन सत्र का आयोजन किया था। कब हुआ इसका आयोजन? कब इसका उद्घाटन किया गया था? 1953 को। और इसमें 17 यूरोपीय देशों ने भी भाग लिया था। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 1983 से CCC द्वारा बनाया गया था और 1994 में इसका नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, WCO एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण संबंधी मामलों की देखरेख करता है। किसकी देखरेख करता है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सीमा शुल्क निश्चित किए जाते हैं उसका नियंत्रण भी करता है और उसकी देखरेख भी करता है और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रसेल्स में है।
अगर हम इसके वर्तमान सदस्यों की बात करें तो 182 इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे विवादित शहर बेलागवी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, या तमिलनाडु, या कर्नाटका, या गोवा। द हिंदू से कलेक्ट किया गया है ये। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटका में है बेलागवी। ये आजकल चर्चे में इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं कई विवादित स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इसके बारे में। और बेलागवी बेसिकली कर्नाटका का एक ज़िला है जो कि कर्नाटका में स्थित है, और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला निलंबित है कई लंबे समय से, क्योंकि महाराष्ट्र दावा करता है कि ये महाराष्ट्र दावा करता है कि ये महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वहाँ मराठी भाषी लोग ज़्यादा हैं, लेकिन ये अभी कर्नाटका में स्थित है। और बेलागवी पहले इसका नाम पहले बेलागामी था। क्या था? बेलागामी था। अब इसका नाम केरल ने 2014 में चेंज कर दिया और बेलागवी कर दिया। इसको याद रखना, इसको बेलागवी 2014 में नाम दिया गया। और ये पश्चिमी घाटों में सबसे प्राचीन और मजबूत और सुसंस्कृत ऐतिहासिक स्थान है, और ये एक पर्यटक स्थल भी है। ओके। और इसका पुराना शहर जो है वो कपास और रेशम के बुनकरों के लिए प्रसिद्ध था। ओके, समझ गए? देखो, पहले इसका नाम क्या था? बेलगाम, और इसकी स्थापना 12वीं सदी के अंत में रत्ता वंश द्वारा की गई थी, जो कि पास के सौदंती से स्थानांतरित हुआ था। और बिचारीजा नामक एक रत्ता अधिकारी ने 1204 में इसको रेमीनाथ को समर्पित करके जैन मंदिर का यहाँ निर्माण कराया गया था, जिसे कमला बस्ती कहा जाता है। किसका निर्माण? जैन मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसे कमला बस्ती कहा जाता है। और ये काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है, और स्वतंत्रता के बाद इसे बॉम्बे राज्य का हिस्सा बनाया गया था। ओके। और 1956 में जब हम देखेंगे कि जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, तो बेलगाम को पुनर्गठित करके मैसूर में स्थानांतरित कर दिया गया था। कितने सारे चेंजेस हुए हैं इसको लेकर, तो देखिए अभी मैंने पीछे भी बताया, और इतिहास में इसको पहले मैसूर में स्थानांतरित किया गया था, और तभी से ये विवादित क्षेत्र विवादों में घिरा हुआ है। और इसी विवाद को सुलझाने के लिए 1948 में महाराष्ट्र एकीकरण समिति का गठन किया गया था, जो कि अभी तक इस विवाद को लेकर लड़ रही है। और कर्नाटक सरकार ने 2006 में बेलगाम को कर्नाटक की दूसरी राजधानी घोषित कर दी थी, और इसके बाद ही महाराष्ट्र में इस क्षेत्र को लेकर और ज़्यादा विवाद बढ़ गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहे पथरू घाट विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? ऑप्शंस बताइए। असम में हुआ, या उड़ीसा में, या महाराष्ट्र में? तो नेक्स्ट इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर है असम। यानी पथरी घाट, जिसे पथरू घाट के नाम से जाना जाता था, वो असम के भारत में एक जगह है। ठीक है। यह डारंग जिले में राजस्व हलकों में से एक है,
और यह स्थान 1894 की घटना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? 1894 की एक ऐतिहासिक घटना इसी स्थल पर घटी थी, जिसको पथरू घाट रन के नाम से जाना जाता है। इस घटने को पथरू घाट रन के रूप में जाना जाता है। और 28 जनवरी 1894 को किसानों ने यहाँ पर लगान बढ़ाए जाने के लिए विद्रोह कर दिया था और इसकी वजह से ब्रिटिश राज ने उन पर गोली चलाई थी, जिसकी वजह से 140 किसानों की मृत्यु हुई थी। इसलिए इसको पथरू घाट घटना स्थल भी कहा जाता है। और गुवाहाटी में अरूप कुमार दत्ता ने इस घटना पर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम है पथरू घाट। क्या नाम है पुस्तक का? पथरू घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फॉर्म के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन ए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एक वार्षिक निवेश मंच है या इसका फॉर्म हर पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाता है, या ऑप्शन सी, इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा होस्ट किया जाता है। कौन सा सही है? ये तीनों ही कथन सही हैं, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा सही है। चलिए इसका आंसर बताती हूँ। ऑप्शन ए सही है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एक वार्षिक निवेश मंच है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फॉर्म के चौथे संस्करण को संबोधित किया। ठीक है, और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एक वार्षिक निवेश मंच है। ओके, और इसे सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष द्वारा होस्ट किया जाता है और पहली फॉर्म अक्टूबर 2017 में हुई थी। कब हुई थी? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे सिगुर पठार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और द हिंदू से इसे हमने कलेक्ट किया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र या तमिलनाडु या छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ऑप्शन बी सही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने नीलगिरी कलेक्टर द्वारा हाथी गलियारे के क्षेत्रफल में एक मनमाना परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई किया है और सिगुर पठार दक्षिण भारत के तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में नीलगिरी जिले के उत्तर पूर्व में एक पठार पर स्थित है और यह मोयार नदी के जल निकासी बेसिन के 778.8 वर्ग किलोमीटर हिस्से को कवर करता है। ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, तो इस क्वेश्चन को फोकस कीजिए। और यह पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों को जोड़ता है और हाथी आबादी और आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने वाला एक स्थान है। तो आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है और क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो और क्लास को रेगुलर फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने आंसर को कमेंट किया करो। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछा करो, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा हाँ इंटरेक्शन बना हुआ है आप लोगों के बीच में और मेरे बीच में। तो आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।
हमारी पूरी क्लास को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू अगेन।